बच्चों, बीती कक्षा में हमने नातेदारी की अवधारणा को पढ़ा और आपको याद होगा कि कल हमने संबंध संज्ञाओं के बारे में पढ़ा था और आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपने सिर्फ नाम जाने थे कि संबंध संज्ञाएं कौन कौन सी हैं, विशिष्ट सूचक संबंध संज्ञाएं और वर्गीकृत संबंध संज्ञाएं। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा अगली कक्षा में करेंगे और आज उसकी बारी आ गई है। तो चलिए हम जानते हैं विशिष्ट संबंध संज्ञाएं कौन सी हैं, विशिष्ट सूचक संबंध संज्ञाएं कौन सी हैं। तो ये वे शब्द हैं जिनके प्रयोग में किसी विशिष्ट संबंध का बोध होता है। ये शब्द केवल उन्हीं सदस्यों के लिए प्रयुक्त होते हैं जिनके संदर्भ में या जिन्हें संबोधन किया जाता है। जैसे यदि हम पिता शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे केवल एक विशिष्ट संबंध का ही बोध होता है, जिसमें नातेदारी में केवल प्राथमिक पदों या स्वजन, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पत्नी को ही रखा जाता है। आप बात समझ गए। विशिष्ट सूचक संबंध संख्याओं में जो हमारे क्लोज निट रिलेशन हैं सिर्फ उनको ही रखा जाता है और उन्हीं के संदर्भ में ये संबोधन किया जाता है। अर्थात भाई को भैया कहना, बहन को बहन कहना, पुत्री को बेटी कहना, पुत्र, इनके लिए जो संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो विशिष्ट सूचक संबंध संज्ञाएं कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं वर्गीकृत संबंध संज्ञाएं। ये क्या है? अनेक समाजों में कई स्वजनों को एक वर्ग विशेष में रखा जाता है। ठीक है, लगभग ऐसा हर समाज में होता है। यद्यपि किन संबंधों को रखा जाएगा वो उस समाज के मापदंड, जो पैरामीटर्स हैं, उनके आधार पर निर्धारित होता है। तो अनेक समाजों में कई स्वजनों को एक वर्ग विशेष में रखा जाता है तथा उन सभी को एक ही संज्ञा या शब्द से संबोधित किया जाता है। ऐसे शब्द वर्गीकृत संबंध संज्ञाएं कहलाते हैं। इन शब्दों के प्रयोग में अलग अलग संबंधों को ठीक ठाक पता नहीं लगता, सिर्फ इतना पता चलता है कि ये संबंध नज़दीक के हैं। कौन सा संबंध है, कैसा संबंध है, ये सहजता से पता नहीं चल पाता, मात्र इतना पता चल पाता है कि ये संबंध नज़दीक के हैं। मॉर्गन को इस प्रकार के संबंधों की सर्वप्रथम जानकारी, जैसे कि कल भी मैंने जिस जनजाति की बात की थी, आइरोविक्स जनजाति से प्राप्त हुई। इस जनजाति में समपार्श्व स्वजनों के बीच भेद नहीं किया जाता। यहाँ के लोगों को अपने जैविक पिता की, देखिए ये बात नागा जनजाति में भी है ना, कि जब पिता, क्योंकि जब बहुपति विवाह होता है, जहाँ एक स्त्री के बहुत सारे पति हैं, तो ये लगभग असंभव जैसा हो जाता है। हाँ, डीएनए टेस्ट तो बात अलग है, लेकिन ये बड़ा हास्यास्पद सा लगेगा। डीएनए टेस्ट की आवश्यकता ही क्यों है आदिम समाजों में, जब उनके यहाँ ये रीति रिवाज ही है। तो ऐसी स्थिति में जो संतान है उसका पिता कौन है, इसका निर्धारण बायोलॉजिकल नहीं होता, जैविक नहीं होता, सामाजिक तौर पर होता है। तो ठीक इसी तरह की बात जो आइरोविक्स जनजाति के बारे में कही है, वहाँ पर भी जैविक पिता की जानकारी नहीं होती, इसलिए वे पिता शब्द को पूरे समाज के पुरुषों के लिए प्रयोग करते हैं। असम की सैमा नागा जनजाति, अभी मैंने आपको बताया था ना नागा जनजाति, तो असम की सैमा नागा जनजाति में भी पिता के भाई, माता की बहन के पति, इन सभी के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे अपू है ना शब्द का प्रयोग करते हैं, इस नाम से बुलाया जाता है। इसी प्रकार माँ, चाची, मौसी सभी को अजा शब्द से पुकारते हैं। आधुनिक सभ्य समाजों में जो वर्गीकृत संबंध संख्याओं के रूप में अंकल शब्द का प्रयोग किया जाता है। चाचा को भी अंकल, ताऊ को भी अंकल, मामा को भी अंकल, है ना। लेकिन जो पुरानी परंपराओं को मानते हैं वहाँ पर इस प्रकार की पृथकता का ध्यान दिया जाता है कि जो संबंध है उसी संबंध के आधार पर व्यक्ति को संबोधित किया जाए। परंतु जनजाति समाज में, जैसा कि भारत में अगर हम सैमा नागा जनजाति की बात करें, वहाँ चूँकि जैविक तौर पे पिता का
पता लगाना एक दुष्कर कार्य है। इसलिए जो पिता जो व्यक्ति जैसे कि जो स्त्री ने जिसकी स्त्री के अनेक पति हैं, उनमें से अगर जब स्त्री 5वें महीने या चौथे महीने में गर्भधारण में जिन रीति रिवाजों का कर्मकांडों का पालन किया जाता है, उसके बाद यह सुनिश्चित हो जाता है कि जिसने उस कर्मकांड का निर्वहन किया, जिस व्यक्ति ने, वही उत्पन्न होने वाली संतान का पिता कहलाता है। और चूँकि ये क्लिष्टता है कि कौन पिता है, इसलिए असम की सेमा नागा जनजाति में पिता, पिता के भाई, माता की बहन, पति, इन सभी के लिए अधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम जानते हैं नातेदारी की रीतियाँ क्या है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत अनेक प्रकार का व्यवहार प्रतिमानों का समावेश होता है। ठीक है। ये व्यवहार प्रतिमान क्या है कि आपको किस तरह का व्यवहार किस प्रकार के संबंधों में करना है। अब अगर हम भारतीय समाज की बात करें, सभ्य समाज की भी बात करें, आधुनिक समाज की भी बात करें, तो आप ये कभी भी नहीं पाएंगे कि एक जो बहू है वो ससुर से हंसी मजाक का संबंध रखती हो। वहीं आप ये भी नहीं पाएंगे कि बहू अपने पति के छोटे भाई के आगे घूंघट निकाले। ठीक है। तो ये व्यवहार प्रतिमान समाज द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। हमारा एक व्यक्ति से एक विशेष प्रकार का संबंध है। बात यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती, परंतु इस रिश्ते या संबंध से संबंधित एक विशेष प्रकार का व्यवहार भी हुआ करता है। रिश्तों का आधार श्रद्धा, सम्मान, प्रेम, प्रीति कई प्रकार से होता है। माता पिता के साथ जो संबंध होता है उसका आधार श्रद्धा और सम्मान होता है। इसी प्रकार पत्नी के साथ रिश्ते का आधार जो प्रेम है, आधार का जो स्तर है, वो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध का आधार भी प्रीति एवं जीजा साली के संबंधों का आधार भी मजाक होता है। मजाक मतलब ये कि आप एक प्रेम में स्थिति में कि एक दूसरे से आप हास्य कर सके, इस प्रकार का संबंध होता है। तो स्पष्ट है कि नातेदारी व्यवस्था में दो संबंधियों के बीच के संबंध का आधार या व्यवहार किस प्रकार से होगा, इसके विषय में कुछ नियम या रीतियाँ होते हैं जिनको नातेदारी की रीतियाँ कहा जाता है। अब क्या है नातेदारी की रीति? पहला है परिहार। नाम से स्पष्ट है, ठीक है, कि नातेदारी व्यवस्था में परिहार का नियम या रीति बहुत ही लोकप्रिय है। क्यों लोकप्रिय है? परिहार का अर्थ क्या हुआ? परिहार का अर्थ यह है कि कुछ ऐसे रिश्ते जो दो व्यक्तियों के बीच एक निश्चित संबंध तो बनाते हैं, साथ ही इस बात का निर्देश भी देते हैं कि वे एक दूसरे से दूर रहें और पारस्परिक अंतर्क्रिया में यथासंभव प्रत्यक्ष या आमने सामने रहते हुए भी सक्रिय भाग ना लें। बात समझ गए आप? आपने अपने गांव में भी देखा होगा ना, आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि बहू जब अपने ससुर से बात कर रही है तो वो एक आड़ लेके बात करती है। वो उस तरीके से कदापि बात नहीं करती जिस तरीके से वो अपने देवर से बात करे या अपने भाई से बात करे या किसी अन्य संबंधियों से बात करे। इसी प्रकार दामाद तथा सास का भी पारस्परिक संबंध भी कुछ समाजों में परिहार के अंतर्गत आता है। इस परिहार की नातेदारी रीति को हम अनेक उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। कौन से उदाहरण? जैसे एक जनजाति है यूकाधिर। कौन सी जनजाति है? यूकाधिर। इस जनजाति में नियम है कि एक वधू कभी भी अपने ससुर या जेठ के चेहरे को ना देखे, ना ही दामाद को अपने सास ससुर का चेहरा देखना चाहिए। इन संबंधियों को परस्पर यदि कुछ कहना है तो पर्दा करते हुए कहते हैं। ये आज भी बहुत सारे भारतीय परिवारों में ये प्रथा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार के नियम हिंदू समाज में पाए जाते हैं। ससुर एवं अन्य जो वयोवृद्ध जो संबंधी हैं उनके सामने घूंघट निकालना बहू के लिए अति सामान्य नियम है। इसी प्रकार से पति, ससुर, जेठ आदि के नाम का उच्चारण भी बहू नहीं करती। ठीक है। आपने देखा होगा कि भारतीय परिवारों में अधिकतर अब आधुनिक जो परिवार हैं उनकी बात को हम छोड़ दें
तो पत्नियां अपने पति का नाम उच्चारित नहीं करती। जब पति का नाम उच्चारित नहीं करती तो स्वाभाविक तौर पर पति के जो भाई हैं या पति के जो बड़े भाई हैं उनका नाम भी उच्चारित नहीं किया जाता। यहाँ तक कि जो छोटे भाई हैं, जो उनसे आयु में भी छोटे हैं, उनका उच्चारित नाम नहीं किया जाता और भैया कह के संबोधित किया जाता है। और इसी संबंध में हम ये देखते हैं कि न्यू गिनी कि बकऊ जनजाति में भी सास ससुर व दामाद ना तो एक दूसरे को देखते हैं, ना एक दूसरे से बात करते हैं, ना छूते हैं। वधू या दामाद के द्वारा अच्छे सास ससुर के प्रति ये परिहार सास ससुर संबंधी निषेध कहलाता है। अब आपका 2 अंक का प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सास ससुर संबंधी निषेध क्या है। इन निषेधों को ऊपरी तौर पर देखने पर ऐसा लगता है कि निषेध का पालन करने वाले को पारस्परिक संबंध बहुत ही तनावपूर्ण या संघर्षपूर्ण होगा, परंतु ऐसा नहीं होता। ये तो सिर्फ सम्मान प्रकट करने के लिए किया जाता है। परिहार के संबंध में टाइलर का मत है कि उपरोक्त निषेध मात्र सत्तात्मक परिवार प्रथा के कारण है। इस प्रकार की परिवार प्रथा में वर को वर पत्नी के घर जाकर रहना पड़ता था, जहाँ वर बिल्कुल अजनबी होता था। तो इसलिए इस प्रकार के परिवार की अन्य स्त्रियाँ, विशेषकर सास जो उस परिवार की मालकिन होती है, उस अजनबी वर से दूर रहती है। इसी में आगे चलकर सास संबंधी नियम पनपे हैं। पहले तो ससुर और बहू संबंधी नियम की बात हम कर रहे हैं, तो वो पितृसत्तात्मक समाज में देखने को मिलते हैं। लेकिन बात जब आती है मातृसत्तात्मक परिवार की, तो भाई वहाँ पर भी बिल्कुल उसका उलट है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के क्या उलट है कि वहाँ पर जो स्त्री है वो अपने ही घर में रहती है, अपनी माता के घर में रहती है, और उसका पति आके अपनी पत्नी के घर में रहता है। तो जिस प्रकार से पितृसत्तात्मक परिवार में बहू अपने ससुर के लिए एक अनजान व्यक्तित्व होती है आरंभ में, बाद में परिचय होने पर भी, ये जाने पर भी बहू है, लेकिन एक परिहार संबंध को बनाए रखा जाता है। बहू उसके ससुर के समक्ष सामने नहीं जाती। बिल्कुल वही जो नियम है, जो नियमावली है, वो मातृसत्तात्मक परिवारों में भी फॉलो की जाती है, उसका पालन किया जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पितृसत्तात्मक परिवार में स्त्री एक परिवार का संबंध रखती है, और मातृसत्तात्मक परिवार में जो पुरुष है, जो दामाद है, वो अपनी सास से एक दूरी बनाकर रखता है। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इस विषय में, किस विषय में, जो परिहार संबंध है, इस विषय में फ्रेजर का भी मत है कि इन निषेधों का उद्देश्य यौन संबंधों को भी नियंत्रित करना है, क्योंकि कुछ जनजातियों में भाई बहन एक कमरे में नहीं रह सकते। इसीलिए ये बात भी ध्यान रखिएगा कि सिर्फ यौन संबंधों को नियंत्रित करना है, और कई जनजातियों में तो इतनी कठोरता से पालन किया जाता है कि भाई बहन एक कमरे में नहीं रह सकते, ना ही एक साथ खाना खा सकते हैं। और फ्राइड ने मनोवैज्ञानिक आधारों पर परिहार को समझाते हुए इस प्रकार के निषेधों का एकमात्र उद्देश्य दामाद और सास या वधू और ससुर में यौन संबंधी आकर्षण को भी रोकना है। ठीक है। अब रैडक्लिफ ब्राउन ने परिहार प्रथा को एक सामाजिक प्रथा बताया है। वे कहते हैं जब 2 व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो 2 प्रकार की भावनाएं जन्म लेती हैं, एक प्रेम की और दूसरा विद्वेष की। तो ब्राउन का मानना है कि स्वजनों में यदि प्रेम का संबंध नहीं है तो कम से कम उनमें द्वेष की भावना नहीं पैदा होनी चाहिए। इसी कारण परिहार संबंध का प्रारंभ हुआ। परिवार में कुछ ऐसे स्वजन होते हैं जिनसे पारस्परिक संबंध अधिक घनिष्ठ होने पर भी अन्य जो स्वजन हैं उनके प्रति द्वेष और ईर्ष्या का भावना जन्म लेती है, तो ये परिवार के लिए हानिकारक है। इसीलिए परिवार में परिहार संबंधों के द्वारा सास, दामाद, पुत्र, वधू आदि स्वजनों को दूर रखा जाता है। देखिए, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। फ्रेजर का अलग मत है, मेलिनोवस्की का अलग मत है, और फ्राइड बिल्कुल अलग ही दृष्टिकोण को रखते हैं। फ्राइड कहते हैं, सिगमंड फ्राइड जिनका पूरा नाम है, जिन्होंने सामाजिकरण का सिद्धांत में भी दिया है। तो सामाजिकरण के सिद्धांत में फ्राइड और मीड, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने सामाजिकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, और चार्ल्स कूले ने भी सामाजिकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अब जब हम बात कर रहे हैं इस संदर्भ में कि फ्राइड की पूरी थ्योरी जो है वो लिंग आधारित आकर्षण, विपरीत लिंग आधारित आकर्षण के आसपास ही घूमती नज़र आती है।
तो सिगमंड फ्राइड ने इस बात को रखने की चेष्टा की है कि ये जो परिहार संबंध है वो इसलिए ये बनाए गए हैं जिससे ससुर और बहू के मध्य आकर्षण उत्पन्न ना हो। ठीक उसी प्रकार से दामाद और जो दामाद और जो सास है उनके मध्य आकर्षण उत्पन्न ना हो। अब हमने परिहार संबंधों को जाना, अब हम जानेंगे परिहास संबंधों को। क्या है परिहास संबंध? जिसे जॉकिंग रिलेशनशिप कहते हैं। जैसा नाम से स्पष्ट है, परिहास करना, एक दूसरे से बात करना। तो बात करना मतलब एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में तो बात करना परिहार में भी होगा, लेकिन यहाँ हंसी मजाक करना, एक दूसरे को छेड़ना और इस प्रकार के संबंध जहाँ बहुत ज़्यादा खुशनुमा माहौल रहता है। तो परिहास संबंध परिहार का बिल्कुल विपरीत है। इसमें दो व्यक्तियों को मधुर संपर्क या संबंध सूत्र में बंधने व एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करने का अधिकार देता है। तो रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार परिहास संबंध दो व्यक्तियों का वह संबंध है जिसमें प्रथा द्वारा एक पक्ष को ये छूट रहती है और कभी कभी ये मांग की जाती है कि वे एक दूसरे पक्ष को तंग करें, छेड़छाड़ करें, हंसी मजाक करें और दूसरा पक्ष उसका बुरा ना माने। आपने देखा है ना कि होली पर किस प्रकार से देवर भाभी के बीच परिहास संबंध होते हैं या जीजा साली के मध्य होते हैं। तो ये अमूमन सिर्फ होली या किसी त्यौहार की बात नहीं है, ये आम जीवन में भी ये देखने को मिलता है। परिहास संबंध में यौन संबंधी हंसी मजाक भी होते हैं। देवर भाभी, जीजा साली, साले बहनों आदि का संबंध केवल आदिम समाजों में नहीं, ये बात आप भी जानते हैं, हमारे समाज में, सभ्य समाज में भी ये देखने को मिलता है। वे एक दूसरे को छेड़ते हैं, एक दूसरे को की सामान्य दृष्टि पर जो कोई त्रुटि हो गई है उस पर खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कई बार एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास भी करते हैं। इन संबंधियों में हंसी मजाक की मात्रा तथा क्षेत्र त्योहारों के दिन भी बढ़ जाते हैं। तो बच्चों, आज आपका ये टॉपिक नातेदारी व्यवस्था का समाप्त हो गया है। अब मैं आपको इसके असाइनमेंट दूंगी और मैं आभार प्रकट करती हूँ कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का, जिनकी अध्ययन सामग्री को मैंने आपके बेनिफिट के लिए, आपके हितार्थ के लिए प्रयोग किया है। और मैं आप लोगों से फिर निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ अब आप लोगों की पढ़ाई का समय बहुत कम रह गया है। 3 या 4 या 5 महीने कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाएं और अब आप पढ़ना शुरू कर दें। आपको इसके नोट्स भी मिल रहे हैं और आप वीडियो को भी ध्यान से देखें। और मैं यही आप लोगों से कहूँगी कि अगर आपको कहीं कोई समस्या है तो बेझिझक आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।